नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं और वहाँ उनके यहाँ विधानसभा चल रहा है, फिर भी उन्होंने वक्त निकाला है। सर, आपके यहाँ तो विधानसभा चल रहा है, लेकिन दिल्ली में संसद नहीं बुलाई गई है कोरोना का करके, तो आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? देखिए सर, प्रजातंत्र में सबसे जरूरी होता है कि विधानसभा या लोकसभा एक अंतराल के बाद बुलाई जाए। वैसे तो नियम यह है कि 6 महीने के अंदर विधानसभा या लोकसभा होना जरूरी है, लेकिन परंपरा यही है कि बजट सत्र के बाद एक पावत सत्र और एक बार शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है। हमारे यहाँ बजट सत्र भी हुआ है, पावत सत्र भी हुआ है और उसके बाद शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है। और इस बीच में हम लोगों ने विशेष सत्र भी आहूत की थी, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोकसभा अभी महत्वपूर्ण समय चल रहा है जब पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे समय में लोकसभा का शीतकालीन सत्र नहीं होना निश्चित रूप से ये उचित नहीं है। सरकार भाग रही है, इसका मतलब है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सरकार लोकसभा बुलाने में हिचकिचा रही है। आखिर क्या डर है? उसके पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा में भी और राज्यसभा में, और उसके बाद भी नहीं बुलाया जाना, इसका अर्थ यही है कि चर्चा से भाग रही सरकार। लेकिन सर, इस किसान आंदोलन का होगा क्या? इसका जो स्वरूप बनता जा रहा है, आपको लगता है कि ये बुरी तरह से एक डेडलॉक की स्थिति हो गई है? सरकार को हठधर्मिता छोड़ना चाहिए। जब किसान चाहते हैं कि इसमें हमारा भला नहीं है, तो जबरदस्ती उस नियम को क्यों थोपा जा रहा है? जब कोई किसान नहीं चाहता, हम लोग कांग्रेस शासित राज्य अपने अपने राज्यों में जहां संशोधन किए हैं ताकि किसानों का हित न हो, और पूरे दिल्ली को चारों तरफ से आज 32वां दिन है घेर के रखे हैं। ऐसी स्थिति में तो सरकार को चाहिए कि वो जो कानून 3 लाए हैं उसको वापस लेना चाहिए, न केवल किसान के लिए बल्कि ये उपभोक्ताओं के लिए भी। जो तीसरा कानून के बारे में जो किसान कह रहे हैं वो तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का है, जिसमें लोगों को सस्ते दर पे अनाज मिल सके, इसकी व्यवस्था उसमें की गई है। तो एक निश्चित भंडारण करने के अनुमति जो व्यवसायी हैं उनको अनुमति दी गई है, लेकिन ये पूरी तरह से हटा देने के बाद तो ये है कि जो पूंजीपति है वो फिर बाद में अनाज का रेट तय करेंगे। वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक होगा, क्योंकि उपभोक्ता सीधा सीधा प्रभावित होंगे। अभी किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उपभोक्ता भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन तो किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि देश के उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के पक्ष की यदि माने तो जितने भी मंत्री आ रहे हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये आढ़तिये जो है वो उनका आंदोलन है, आढ़तिये घुसे हुए हैं इसमें, क्योंकि सरकार उनको खत्म करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के ये स्टैंड हमेशा रहा है। जो उसके विरोध में रहते हैं या तो उसको देशद्रोही कह देते हैं, या पाकिस्तानी समर्थक कह देते हैं, या चीनी समर्थक कह देते हैं, या अभी खालिस्तानी समर्थक कर रहे हैं, और अभी इसको किसान को बदनाम करने के लिए आढ़ती का आंदोलन कर रहे हैं, जबकि पूरे किसान वहां उपस्थित हैं। कि किसान कोई मूर्ख थोड़ी है कि अपना हित अहित न समझे, और उसको समझाने के लिए आढ़ती के यदि दबाव में यदि करते तो, या उसके समझाने से करते तो 1 दिन करके छोड़ देते, लेकिन 32 दिन तक के आंदोलन करना और दर्जनों लोगों के मौतें होना और उसके बाद भी डटे रहना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि उससे किसान ये समझ गए हैं कि इस कानून से हमारा अहित होने वाला है, क्योंकि यही कानून 2006 में नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसको वापस लिया, और आज किसान वहां 1000 रुपए क्विंटल में बेचने के लिए बाध्य है अपने धान को। तो इससे जब वो कानून वहां नहीं है और किसान 1000 रुपए क्विंटल में बेचने के लिए बाध्य हैं, जबकि समर्थन मूल्य 1853 रुपया, 1850 से ऊपर है, तो उसको तो सीधा 850 रुपए का नुकसान उस राज्य में हो रहा है। और ये भी समर्थन मूल्य में खरीदने की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार को मान लेना चाहिए कि चाहे मंडी के अंदर हो, चाहे मंडी के बाहर हो, चाहे निजी मंडी वाले हों, चाहे वो पेन कार्डधारी हो, यदि खरीदते हैं तो समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेंगे। केवल यही तो डिमांड है उनकी। यदि ये कर लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि जमीन हड़पने वाले आंसू बहा रहे हैं, कुछ नेता जो हैं राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में ये सारी बातें कही है।
देखिए, ये तो मुद्दे से भटकाने की बात है। प्रधानमंत्री जी को सीधा मुद्दे पे बात करना चाहिए। कौन जमीन हड़पा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आखिर इतने दिन तक चुप क्यों बैठे हैं? ये दूसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, और उसके बाद किसी पे कार्रवाई नहीं होना तो केवल ये है कि ये केवल राजनीतिक बात कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो कोई आपको लगता है कि बीच का रास्ता निकलेगा? किसान कब तक बैठेंगे? आखिर उनको खेती भी करने के लिए जाना होगा। तो अब यदि सरकार नहीं मान रही है, संसद नहीं बुला रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या है, उपाय क्या है आपके नजर में? तो सरकार में जो बैठे हैं उसको सोचना चाहिए। और भारत सरकार से हम लोग भी आग्रह यही कर रहे हैं कि किसानों से बात करें, उसके वाजिब बात को मान लेना चाहिए। और इसमें कोई सरकार के कोई खिलाफ बात तो होगी नहीं, क्योंकि ये हमारी देश के नागरिक हैं, लाखों लोग वहां बैठे हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। और वो पूरे देश के किसानों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आंदोलनकारी है, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। उसमें कोई सरकार के ऊंचाई में कोई कमी आएगी क्या? उसकी प्रतिष्ठा में कोई आंच आएगी क्या? किसानों की बात मान लेंगे तो बड़प्पन कहलाएगा उनका। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी बनी रहेगी। तो प्रधानमंत्री के बात का आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएसपी की बात कर रहे हैं तो एमएसपी घोषित कर देना एक अलग बात है, उसमें खरीदी करना एक दूसरी बात है। छत्तीसगढ़ में हम खरीदी की व्यवस्था की है, हमारे यहाँ खरीदी चल रहा है और उसमें समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं हम लोग। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमें 10,000 रुपए प्रति एकड़ भी दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ ही मॉडल को अपना लें भारत सरकार। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जो समस्या आ रही है, एक तो जैसे हमने भारत सरकार से बारदाना की मांग की थी, वो बारदाना अभी तक पूरा मिल नहीं पाया है। दूसरी बात यह है कि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति है। पूरा हम दिसंबर महीने में पूरा खरीदी हमारा हो गया है, आधा धान खरीदी हो चुका है। और ऐसे में यदि चावल जमा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बेहद दुर्भाग्यजनक है। और हम लोग बार बार पत्र भी लिख रहे हैं और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी से मैंने टेलीफोनिक भी चर्चा की कि हमको अनुमति दिया जाए, और केवल उनको अनुमति देना है जो हर साल मिलता रहा है। धान खरीदी पहले अनुमति मिल जाती थी, लेकिन इस साल यहाँ अनुमति भी नहीं देने छत्तीसगढ़ में। तो ये तो बेहद असंवेदनशीलता है। चलिए, अब आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है सर, और कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर क्या आपका मानना है? अभी जो हालत पार्टी की हो रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवेदनशील रही है। भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का वातावरण रहे, ये हमारी अपनी परंपरा रही है, और ये अपने सिद्धांत और अपने परंपरा को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट लगता है, आपको लगता है राहुल गांधी को कमान संभाल लेनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल संभाल लेना चाहिए। और आज राहुल गांधी के नहीं होने पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। कोई आदमी कहीं व्यक्तिगत रूप से कहीं चल दे, आ जाए, उस पर सवाल उठाते हैं। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। कोई आदमी कहीं आया जाए नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के कोई आदमी कहीं आएगा जाएगा? आने जाने पे सवाल, खाने पीने पे सवाल, पहनने ओढ़ने पे सवाल, ये तो उस पे सवाल करते हैं। कौन सा रंग का कपड़ा पहना है उससे पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो इनकी दृष्टि यही है। तो आपको लगता है कि बेवजह टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल। इनके भारतीय जनता पार्टी की बात अभी कहें तो बिना गांधी नेहरू परिवार के आलोचना किए बिना इनकी राजनीति नहीं चलती। लोग जानते हैं कि यही ताकतवर परिवार है जिसको जब तक कि अपन दूर रख सकें तब तक के हम लोग सत्ता में बने रहेंगे। तो ये शुरू से इंदिरा जी के समय भी ये कहते थे, गूंगी गुड़िया करके आलोचना करते थे। लेकिन वो इंदिरा जी जब आई तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि दुर्गा का अवतार है। ये स्थिति है, आखिर इसको ज्यादा दिन तक नहीं रोका जा सकता। आप अपने राज्य में जिस ढंग से लड़ रहे हैं, चाहे जिस ढंग से आपने लड़ाई की, आपको लगता है कि वही मॉडल जो है केंद्र में भी पार्टी को अपनाना होगा? क्योंकि इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की व्यवस्था है
अनाज खरीदी की व्यवस्था, उसको भारत सरकार को मान लेना चाहिए। इसके अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, किसानों का आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश के अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि यही किसान हैं जो ग्राहक भी हैं, वही जाके दुकानों में, शहरों में जाके खरीदी करते हैं, और यही खरीदी करेंगे तो फिर उद्योग भी चलेगा, व्यवसाय भी चलेगा, उद्योग भी चलेगा। तो जो राहुल जी कहते हैं कि आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम करिए, हमने छत्तीसगढ़ में किया, 25 लाख मनरेगा मजदूर किया, लघु वनोपज खरीदी किया, जो आदिवासी अंचल में उसे लघु वनोपज खरीदी किया, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि भी दी, 3 किस्म दे चुके हैं, 4थी किस्म देने वाले हैं, और समर्थन मूल्य खरीदी हो रही है। तो इससे ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। यहाँ आप देख लेंगे, इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि जीएसटी में सितंबर महीने में हम दूसरे स्थान पे थे कलेक्शन में, और अक्टूबर महीने में हम प्रथम स्थान पे रहे पूरे देश में, सभी राज्यों का प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन जबरदस्त रहा है, इसलिए कि हमारे आर्थिक नीति उस प्रकार की रही है। यदि इस अर्थ नीति को आप करें तो इस कोरोना काल में भी यदि किसानों के जेब में पैसा डालने का काम करे भारत सरकार, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। मेरा एक अंतिम का सवाल है सर, मैंने पार्टी के परिप्रेक्ष्य से पूछा कि केंद्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट है आप लोगों के पास, क्योंकि एक आप बचे हैं और एक अशोक गहलोत ही बचे हैं और एक कैप्टन साहब हैं, 3 स्टेट है आपके पास। ये उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, लेकिन कांग्रेस को अपनी विचारधारा से हटने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो विचारधारा है, देश के सभी वर्ग के, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ें, सभी भाषा भाषी के लोगों को लेके चलें, सबको जोड़ने का काम हम करें, तो कांग्रेस फिर से ऊपर आएगी। जी भूपेश बघेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विधानसभा के सत्र के दौरान भी हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।